हमारा दरचारों का मेहरानी द्रोद सरबता शरफंदश में अर्जग हर कुछ में जिंदबानू अशबात। आज का हमारा प्रोग्राम भी उर्दू में होगा क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं, इन लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि आज की ये जो टॉपिक है इस हवाले से जो डिस्ट्रिक्ट लसबेला के हवाले से है कि लसबेला की अपनी तारीख़ी हैसियत क्या है। हिंदुस्तान की पार्टीशन से पहले जब बलूचिस्तान आज़ाद था तो उस वक़्त लसबेला के कौन कौन से हाकिम और हुक्मरान रहे हैं, और लसबेला के अंदर कितनी कबाइल आबाद हैं और कौन सी बोली बोली जाती हैं। जिस तरह के रियासत की तरफ से एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि लासियों को बलोचों से अलग किया जा रहा है, इस हवाले से हम जानकारी लेंगे। और पूरे हवाले से कि आज के दौर से बलूचिस्तान की आज़ादी से लेकर और आज तक जो लसबेला के हवाले से हम बात कर। आज के हमारे मेहमान हैं वजह ग़ुलाम रसूल या GR अंगारिया कि वो ख़ुद बार एसोसिएशन के साबिक़ सदर भी रह चुके हैं और अभी वकालत भी कर रहे हैं, और इससे पहले वो स्टूडेंट लाइफ में सूबाई सदर BSO के सूबाई सदर भी रह चुके हैं, और तारीख़ी हवाले से भी उस पर दस्तरस है। और आज के दौर में लसबेला के लोगों की ज़िंदगियों के बारे में, या वहाँ के रहन सहन और कितनी कबाइल आबाद हैं, कितनी ज़ुबानें बोली जाती हैं, और आज लसबेला का ताल्लुक़ दूसरे बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्टों से या ज़िलों से या के इलाकों से कितनी जुड़ी हुई है, और इस सब चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे आज के पॉडकास्ट के मेहमान हैं वजह GR अंगारिया जी। अस्सलाम वालेकुम GR साहब, सबसे पहले हम आपको गिदान TV में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम टू जॉइनिंग अस, और कि आपने हमें टाइम दिया और वक्त दिया। सबसे पहले हम आपको वशत गुशां। वालेकुम सलाम, मेहरबानी आपकी, आपने हमें भी वक्त निकाला, अपना टाइम दिया, मेहरबानी। सर वैसे ही हम बात करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है मौजू है ज़्यादातर लसबेला के हवाले से और वहाँ के रहने वाले कबाइलों के हवाले से, या कि लसबेला की पॉलिटिकल या सियासी हिस्ट्री के हवाले से भी कुछ बातें हैं। मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का उस तरफ जाएं, आप अपने बारे में कुछ कहेंगे और दोस्तों को, देखने वालों को? मेरा नाम बंगार एजुकेट है और मैं तहसील आखड़ा जिला लसबेला से ताल्लुक रखता हूँ। लसबेला बार का भी साथ साथ प्रेसिडेंट रह चुका हूँ और BSO का भी एक ज़माने के साथ साथ सूबाई प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। अच्छा, सूबा बलूचिस्तान का? नहीं, सिंध का। मैं अच्छा, कराची में पढ़ता रहा, मेरी तालीम कराची, मैंने यहाँ कराची सिंध का प्रेसिडेंट। हाँ, अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा पीछे जाएंगे हिंदुस्तान की पार्टीशन से पहले, कि उस वक़्त बलूचिस्तान आज़ाद था, तो उस वक़्त के जो लसबेला था उसका थोड़ा सा चेहरा या अक्स, या उसकी सियासी हवाले से या जोग्राफ़ी हवाले से या हिस्ट्री के हवाले से कुछ बता सकते हैं कि उस वक़्त ये रियासत कलात के मातहत था और उसके बॉर्डर कहाँ तक थे? वैसे तो लसबेला की तारीख बहुत कदीम है, कभी इसको गदरुशा कहा गया है, कभी अरमाबेल, लेकिन मैं वहाँ से स्टार्ट करूंगा 1742 से मौजूदा जी, अगर 1948 तक जो फैमिली यहाँ पर हुक्मरान थी, जो कि खान कलात के मातहत थे, बलूचिस्तान का हिस्सा थे। यहाँ मालियानी खानदान जो कि पहली दफा 1742 में लसबेला के हुक्मरान बने थे। उस जी जी। वक्त जो इसकी जुगराफिया होती थी, तो उस वक्त इसमें तकरीबन 9 तहसीलें थी, मौजूदा 8 तहसीलें और एक तहसील और मारा भी थी। मौजूदा जो तहसील लसबेला की, तहसील जेला, तहसील आखड़ा, तहसील उत्थल, तहसील करंगाई, तहसील वेंदर, तहसील अब, तहसील गडानी, तहसील बरेली, नहीं, वो वो सब तहसील बॉर्डर जो ज़्यादातर वो जो सिमसर हाँ, हैं, बॉर्डर कहाँ पर बॉर्डर्स थे? की और मारा तो बॉर्डर्स की इसकी है कि इसके बॉर्डर एक तरफ डिस्ट्रिक्ट फौजदार से लगते हैं। अभी उस जमाने में डिस्ट्रिक्ट फौजदारी था, आजकल डिस्ट्रिक्ट आवारा ने उससे भी लगती है बॉर्डर इसकी। इसकी बॉर्डर ने डिस्ट्रिक्ट ग्वादर से भी लगती है, और इस तरफ सिंध की तरफ बॉर्डर इसकी डिस्ट्रिक्ट दादू, डिस्ट्रिक्ट जामशोरो और कराची के साथ भी बॉर्डर सारी तक जा रही है। नहीं, उस एक वक्त इस तरफ एक, नदी एक, नदी के ऊपर। हाँ, एक बात तो और कहते हैं कि कराची कुलांची के हवाले से था, वो भी बलूच जोग्राफी के हवाले से बलूचिस्तान था, तो क्या वो? हाँ, वो उस हवाले से आप कदीम हिस्ट्री में चले जाए ना, तो मैं कदीम का पूछ रहा बहुत हूँ। कदीम। हाँ, हिस्ट्री में जाना है तो फिर तो इस पर यहाँ पर वेदों की हुकूमत थी, जिसको मादुस्तान कहा जाता है। मादुस्तान की जो रियासत थी, उसमें आप कह सकते हैं कि कराची की कोस्टल बेल्ट, सिंध के कोस्टल बेल्ट से लेकर यहाँ की ईरान का कोस्टल बेल्ट, इसके मकरान के आसपास के तमाम इलाके मादुस्तान रियासत का हिस्सा थे। इसके बाद होतो की जो स्टेट रही, होतो के स्टेट के दौर में भी ये इलाके लसबेला की कोस्टल बेल्ट, सिंध का कोस्टल बेल्ट और मकरान और मौजूदा जो ईरानी बलूचिस्तान का कोस्टल बेल्ट, ये तकरीबन होतो के पूरे हुक्मरान रहे। बहुत दो मुख्तलिफ 3 औकात में हुक्मरान रहे अपने मुख्तलिफ दौर में। दूसरी दफा जब लोग हुक्मरान रहे, और तीसरी दफा फिर यहाँ पर होतो की एक सबका कलमती भी हुक्मरान रही,
लेकिन कलमती पूरे लसकला पर हुक्मरान नहीं की उन्होंने। हम्म। ये ग्वादर का जो कोस्टल पट्टी से लेकर लसकला की कोस्टल पट्टी, कहाँ के सिंध की कोस्टल पट्टी तक, ये मलिर वगैरह, यहाँ पर भी कलमतियों की एक बाकायदा एक छोटी सी आसमान है। जिस तरह बलोच में बलोचों के पास छोटे छोटे हाकिम हुआ करते थे, तो एक हाकिम की हैसियत है, उन्होंने भी अपनी हुकूमत की। लेकिन ये सारी चीजें जो है 16वीं सदी से पहले की है। 16वीं सदी के बाद जब अवानी खलाफ ने अपना बलोचिस्तान को एक वसीतर बलोच स्टेट बनाई 16वीं सदी के दौरान, जिसमें हाँ, खान नसीर खान नसीर नूरी खान का दौर नूरी थे, ने। वहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो इस दौरान ये कलमतियों की स्टेट है या गिचकियों की स्टेट है, औरतों की स्टेट है, इससे पहले ही खत्म हो चुकी थी ना, वो उससे हम्म। कदीम थी। तो नसीर खान नूरी के दौर में जब स्टेट का कयाम अमल में आया, वसीतर बलोचिस्तान हुआ, तो 1742 में यहाँ लसबेला में जाम आली फतूरा होत, जाम आली फतूरा जामोट जो था, जाम आली फतूरा, उसको जामोट नहीं कहते आलियानी, आली के लिहाज से, तो वो 1742 में लसबेला का हुक्मरान बना बाकायदा, जाम आली फतूरा। अच्छा, जाम आली। जाम आली फतूरा, जी, इसके क्या जाम आज आली। के जो जामोट हैं ये वही जाम आली से हैं, इस हवाले से कुछ कहेंगे? इसकी जो अपनी मखसूस फैमिली है, जो आज वो अपने वो आज भी आलियानी कहते हैं, जाम नहीं, आली के कबाइल की बाद बात कर रहा हूँ। उसका हाँ कबाइल जो जामुन कबाइल है, लश्कर अभी सिंध में जामुन कबाइल की कोई और आइडेंटिफिकेशन है? हमारे जो जामुन कबाइल है, सवाए वो जबान के, बाकी उनका कल्चर, उनका सकाफत, जिस तरह हमारी बलूची खवातीन जो है वो कपड़े पहनती है बलूची पिंदोल वाली, वो हम्म। बलूची दोच वगैरह है, कशीदाकारी, तो सारी चीजें। फिर अगर बलूची जिरगे होते हैं, रवायात की बात होती है, तो वहां पर तो ये सब जामुन भी कहते हैं कि यार ये बलूची जिरगा है, ये बलूची फैसला है। सिर्फ जबान की हद तक वो लासी जबान बात करते हैं। बाकी बेसिकली देखा जाए तो ये जो जाम हो, जो लफ्ज है, ये असल में जाम होत जो कि इस पर अगर जाम होत जिसका पुन्नू बेटा था, जिसके बारे में जिक्र करते हैं, इस पर अगर उनका नाम भी जाम आली होता, तो ये इसी जाम आली होत के हवाले से ये लफ्ज बिगड़ कर जामोट बन गया। अच्छा, यानी वो जाम आली था और ये। दूसरी बात, इसमें वजह कर में जाम जी। आली था, इसका नाम भी जाम आली था। लफ्जुल्लाह वो कुरान बना, वो जो वो तो कुरान था, उसका नाम भी इत्फाकन जाम आली था। आखिरी दौर में जब तो पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर कब्ज़ा किया, तो इस दौरान में लसबिला के हाकिम कौन थे? उस दौरान लसबला के आखिरी हाकिम जाम गुलाम कादर आलियानी थे। उसी जाम आली की नवी पुश्त में उसके पोते थे, जाम हाँ। गुलाम कादर आलियानी। अच्छा, ये ये आजकल तो जो उनके जाम 36 कमाल लोग हैं ये भी मुकदमे थे। आलियानी है ना, ये भी तो? हाँ, ये जाम गुलाम कादर के पोते हैं सर, ये अपने हाँ। वाले लिखते हैं, जाम गुलाम कादर के पोते हैं। अच्छा, एक और बात है कि ये- कुछ आजकल के इश्यूज़ में, आजकल के दौर में हम देख रहे हैं कि रियासत की तरफ से या कि कुछ दूसरे लोग हैं उनकी तरफ से एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि वहाँ अक्सर लसबेला में तो लासी जो कबाइल हैं, लासी बोलने वाले हैं, जो जिनकी ज़ुबान है वहीं रहते हैं, ज़्यादातर आबादी उनकी है। तो क्या ये इनको बलूचों से अलग किया जा रहा है? और वो यहाँ पर मुख्तलिफ नैरेटिव मौजूद है। अब यहाँ पर जहाँ तक 2017 की सेंसस हुई थी अपनी, जिसको हम मरदमशुमारी कहते हैं, 2017 की मरदमशुमारी जो थी, 2017 मरदमशुमारी में लसबेला की मरदमशुमारी के बदल के मुताबिक यहाँ पर 51% जो थी बलूच स्पीकिंग थी उस मरदमशुमारी के तहत, बाकी 49% दूसरी लैंग्वेज के लोग थे। अभी कितनी कबाइल आबाद हैं वहाँ पे, कौन कौन से? हाँ, काफी मैं कबाइल का जिक्र करता चलूँ तो अभी कजाक के साथ लसबेला में एक रुंजो कबीला है, जो कि लसबेला के बड़े कबाइल में शुमार होता है। पहले मैं यहाँ हम्म। से स्टार्ट लूंगा, जो बड़े कबाइल होता है रुंजो कबीला, वो जरा एजुकेशन के लिहाज से, माशी हवाले से दूसरे लसबेला के कबाइल की नस्बत ज्यादा बेहतर पोजीशन में। उसकी बेहतर पोजीशन की वजह यह है कि रियासती दौर में जो बेला था, वो रियासत का हेडक्वार्टर था, तो वहाँ पर छोटे मोटे स्कूल थे, तो ये रुंजा कबाइल के लोग वहाँ पर मुंशी थे, टीचर थे वगैरह। इस हवाले से उन्होंने माशी हवाले से तरक्की भी की, तो दूसरे कबाइल की तरफ से आगे गई। तो रुंजो कबाइल जो है वो तकरीबन 100% लासी जबान बोलता है, लेकिन वो भी अपने को कुछ काफी रुंजो हैं ऐसे जो बलोच सियासत के साथ वाबस्ता रहे, बलोच कौम के साथ जो हो, बलोच तो हैं भाई, कल्चर के हवाले से, थकावत के हवाले से, रस्म रवायत के हवाले से, बलोच तो सब लैंग्वेज के हवाले से उनके साथ रवा लासी है। इसी तरह दूसरा एक जो कबीला है यहाँ पर, वो भी बहुत बड़ा कबाइल में शुमार होता है, खास के लिए, खास के लिए की जबान की अक्सरियत लासी है।
जो कि लासी जबान करते हैं, वो लसबेला का बड़ा कबीला है। इसी तरह दूसरे कबाइल में जामोट कबीला है, कुछ ये बड़े कबाइल में शुमार होता है। जामोट कबाइल की अक्सरियत भी जबान इनकी भी लासी है, बाकी वो कल्चर के हवाले से, सकाफत के हवाले से, या ये कहें कि वो जब फैसले होते हैं बिरादरी भी, वैसे अपने वो लासी के थे, लेकिन जब फैसले में बैठते हैं, जिरगे में बैठते हैं, तो वहाँ पर वही बात होती है कि जी ये बलोच रवायत है और बलोच रस्म व रवाज के मुताबिक फैसले किए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक शेख कबीला है। शेख कबीला एक बहुत बड़ा कबीला है। शेख कबाइल की अक्सरियत लासी जबान कर दी, लेकिन अजीब बात है, उसमें शेख कबाइल के अंदर एक सब कास्ट है, उसको कहते हैं शेख आमदी। शेख आमदी छोटी सी शाख है उनकी। वो शेख आमदी 100% आज तक अपने घरों में बलूच जबान करती है। बाकी शेख लासी जबान है, तो शेख अहमद उनकी छोटी सी सब कास्ट है, वो आज भी आज तक उनकी घर की मादरी जबान बलूची है। इस तरह इसके बाद एक कबीला है अंगारिया है। अंगारिया कबाइल भी लसबला के बाशिंदे। अंगारिया कबाइल में जिस वक्त औरमाड़ा लसबला का हिस्सा था, तो आप कह सकते हैं कि अंगारिया 50% अपने घरों में लासी जबान करते थे और 50% अपने घर में बलूची जबान करते थे। आज इस वक्त औरमाड़ा तो अलग हो गया, औरमाड़ा के अलग होने के बाद डिस्ट्रिक्ट लसबला जो वो बाकी बचा है। बाकी अब भी उसका ऐसा है, तो आपको अलग जिला बने, हम इसको पूरे हुए होल डिस्ट्रिक्ट लसबला ही कहेंगे। तो अंगारिया कबाइल में सूरत हाल ये है कि 70% अंगारिया ऐसे जो अपने घर के अंदर लासी जबान बोलते हैं, और 30% अंगारिया आज भी अपने घरों में बलूची जबान बोलते हैं। आज भी 30% अंगारिया की मादरी टंग बलूची है। तो अच्छा। दूसरे कबाइल की तरफ से हम आते हैं, मुख्तलिफ कबाइल है। फिर भी कबाइल, कुछ कबाइल ऐसे हैं जो कदीम जमाने से हम मौजूद है, कदीम हम्म। तरीन, लेकिन वो अपने घरों में बराई जबान बोलते हैं। एक यहाँ पर कबीला है सिया कबीला, हम कहते हैं, छोटे से तादाद में, लेकिन सियों की तकरीबन 90% सिया कबाइल जो लफेला के लोग हैं वो अपने को लासी कहते हैं, लेकिन 90% उनकी जबान यहाँ तो बराई है या बलूची जबान से वाबस्ता है। इस तरह लसबेला के जो कदीम तरीन कबाइल है, दूसरे कुछ ऐसे भी कबाइल हैं जो कदीम तरीन कबाइल है, वो लासी है, लेकिन वो अपने घरों में बलूची जबान कहते हैं, बराई जबान बोलते हैं, लेकिन कदीम तरीन कबाइल है लसबेला के। आज नहीं आए इनके, वो प्रयास के दौर से 1742 से भी कबर। हाँ, एक और बात यह है कि अगर हम देखते हैं हिस्ट्री पे थोड़ा सा नज़र डालते हैं कि अंग्रेज़ों के ज़माने से बलूचिस्तान को डिवाइड किया, यानी कि अब गोल्डसमत लाइन्स के हवाले से एक पार्ट ईरान के कब्ज़े में गया, दूसरा इधर गया, एक थोड़ा सा उधर अफ़गानिस्तान में गया। फिर इसके बाद ईरान ने भी अंदर चार चार सूबे बनाए, जिस तरह पाकिस्तान ने जो 1 यूनिट के बाद जो डीजी खान इलाका, मुल्तान, बहुत सारे एरियाज़ हैं वहाँ के बलूचों के, कि वो पंजाब में शुमार हो गए। लसबेला को भी दो सरकारी हवाले से दो डिस्ट्रिक्ट बनाए उसको, तो इसके मनफी असरात क्या पड़े? हाँ चलो, मैं आपने जब 1 यूनिट की बात की ना, 1 यूनिट में बड़े मसाले, आज की मैं बात करूँ, 1 यूनिट में ये हुआ कि रियासतें खत्म हो गई, सूबे खत्म हो गए। 10 यूनिट में हमारे साथ ये किया गया कि लश्कर उस वक्त जो था, उसको कराची कमिश्नरी का हिस्सा बना दिया गया था। उस दौरान हम कराची कमिश्नरी में चले गए थे 1 यूनिट में, हम कराची कमिश्नर का हिस्सा बन गए थे। अब लसबेला को दो डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, अभी बनाया गया है, एक अब डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, एक को लसबेला डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, लेकिन वो बलुस्तान में ही है, इसको दो डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे। हाँ, बलूचिस्तान में हैं, मगर दो डिस्ट्रिक्ट करने से फ़र्ज़ करो हब एक उन लोगों ने कारोबारी शहर बनाया, अब दो से दूसरे इलाके के लोग आके आबाद हो गए। तो बलूचों की जो मनफी असरात, एक तो होता है कि जिस तरह अभी ग्वादर में आप 80,000 बाहर से लाएंगे, तो वहाँ की पॉपुलेशन पे रोज़गार के हवाले से, ज़ुबान के हवाले से, कल्चर के हवाले से बहुत सारी मनफी असरात पड़ सकते हैं। तो वहाँ इस तरह की कोई सिचुएशन? अरे ये एक बात है, यहाँ पर बलूचियत की ज्यादा बात है ना, देखो वो लोकल हवाले से कुछ मामला, जिस हर चीज के दो नेगेटिव और पॉजिटिव पहलू होते हैं। दो डिस्ट्रिक्ट बनाने से वहाँ कुछ मसला मसाइल पैदे, लेकिन लसफेला में ये अब जो डिस्ट्रिक्ट है, इंडस्ट्रियल जोन के आने के बाद यहाँ पर जो दूसरे लोग भी आए, लसफेला के बाद भी आए, तो 80 के बाद आए कहाँ, और उनमें भी अक्सरियत बलूची है। कुछ सिंधी कबाइल भी आए हैं, कुछ पश्तून भाई भी आए हैं, या कुछ इक्का दुक्का वो लिमिटेड है, पंजाबी या हिंदू सिर्फ जो आई है दूसरी सिंध से आई है। यहाँ बलूचिस्तान के नसीराबाद जाफराबाद डिवीजन है, यहाँ हमारे बकरान के लोग आए, यहाँ अपने कारान झालावान के लोग जो आए। अब में जो दूसरे लोग भी आए, उनकी भी अक्सरियत बलूची है सर। बलूच हैं, हाँ हाँ हाँ। बाकी मामला होते लोकल लाल, लेकिन है अक्सरियत वही बलूच है। मेजॉरिटी वो भी बलूच है, बोला तो वो भी मेजॉरिटी उनकी बलूच है। ओवरऑल बकुल आपके, और वैसे ही ओवरऑल हम देखते हैं कि वाकई मेजॉरिटी बलूचों का है वहाँ का। मगर अब हम देखते हैं कि बलूचिस्तान
کہ دوسرے علاقے جو ہیں اور ایک جو لسبیلا ہے ان کا کوئی خاص جو کنیکشن نہیں ہے. اور جس طرح کہ نہ کہ لسبیلا میں اس ایریا میں قوم پرستی کی جس طرح ایک لہر پورے بلوچستان میں دوڑ رہی ہے یا کہ یار ہر جگہ ہے، اور لسبیلا میں اس تھوڑا سا کم دکھائی دے رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اگر ہم ماضی کی طرف جائیں گے نا، لسبیلا میں دو قسم کے لوگ تھے. لسبیلا میں ہمارے حکمران تھے جام غلام قادر، وہ بھی ان کی گھر کی عجیب بات ہے، جام غلام قادر کی فیملی کی زبان جو ہے گھر کی ان کی لینگویج ہے. وہ اپنے کو لاسی کہے جائے کچھ کہے، گھر کی لینگویج آج بھی ان کی بلوچی. ان کے گھر کے اندر جو زبان چل رہی وہ ہے بلوچی کرتے فیملی ہیں؟ کی. ہاں، جام یوسف کو سب لاسی زبان شروع میں نہیں آتی تھی، بلوچی بہتر آتی تھی، پھر وہ لاسی زبان سکھائی تھی اپنے پاس. ان کی گھر کی لینگویج بلوچی ہے آج تک. جس طرح خان فیملی کی لینگویج بلوچی، گھر کی حالات میں ہوتے ہوئے ان کی اپنے گھر کی لینگویج بلوچی ہے. لیکن یہاں پر ایک چیز رہی، کیونکہ جہاں غلام قادر آپ ایک قسم سے کہتے انتہائی ذہین اور شاطر قسم کے انسان تھے. اس کی رشتہ داریاں لسبیلا کی کہیں نہیں تھی. وہ بلوچی کہتا تھا اپنے کو، اس نے کبھی بلوچ سے انکار نہیں کیا. لیکن علاقائی حوالے سے وہ اس نے ایک مینٹلٹی بنائی ہوئی تھی کہ لاسی ہے گروہی بلوچ اچھی تھا، ہمارا نقصان نہیں تھا. حالانکہ خود بلوچ تھا، بلوچی لینگویج بولتا تھا، لیکن اس کو اپنی سیاست کو تھوڑا لوگوں کو کنٹرول کرنے کی بھی اس نے خان قلات کا سسٹم دیکھا تھا کہ بھی خان قلات جو خود تو کمزور ہو گیا، وہ کونسلری کی سیٹ بھی نہیں جیت سکتا ہے، اس کے لیے مسائل. تو یہاں پر اس نے اپنا کنٹرول رکھنے کے لیے لوگوں کے ذہن میں ذرا تھا لاسی گروہی بلوچی والا کنسیپٹ پیدا کیا. کس حد تک اس سلسلے میں اس نے کام کیا. اور پاکستان کے بعد آج تک بھی اس یہی سے یہاں حکمرانی پر کر رہے ہیں نا؟ ہاں، پاکستان کے بعد آج بھی یہ 1742 سے لے کر پھر پاکستان، پھر اس کے بعد آج بھی یہی فیملی تقریباً حکمرانی کر رہی ہے. تو دوسرے علاقوں میں جب ہم دیکھتے ہیں یا بات کرتے ہیں، جیسا کہ فرض کرو ڈیرہ بگٹی کے حوالے سے یا کہ کوہلو کے حوالے سے، وہاں پاکستان نے عموماً جو پنجابی ہیں ان لوگوں نے کہا تھا کہ وہاں کے سردار ترقی نہیں دیتے ہیں، اسکول کالج اس طرح کے جو زندگی کی ضرورتیں سردار کرنے نہیں دیتے. میں نے اکثر ان لوگوں کو پوچھا ہے تو آپ نے خود بھی سنا ہے، مگر لسبیلا میں شروع سے لے کر آج تک جو نمائندے ہیں وہ تو حاکم رہے ہیں، تو آج تک تو جو پسماندہ ترین علاقوں میں شمار ہوتا ہے. کیوں؟ یہ سر یہ خام کا یہ ڈیلیگیشن ہے ان کی سردار لے کر، یہی تو بات ہے کہ سب سے بڑا سردار جام صاحب کو اگر دیکھا جائے، نواب صاحب والی ریاست تھا، ایک ویلی اسٹیٹ کا مالک تھا، وہ سب سے بڑا نواب تھا، سب سے بڑا سردار تھا. وہ ہمیشہ اقتدار میں رہا، وہ ہمیشہ حکومت میں رہا. ان کے بیٹے تھے جام یوسف، وہ بھی حکومت اقتدار میں رہے. جام غلام قادر 2 دفعہ پی ایم بنے، منسٹر تو بنتے رہے. جام یوسف بھی پی ایم بنے، بلوچستان حکومت میں رہے، مرکز میں صوبوں میں جام کمالی. اب یہاں پر آ کے تھی کہ لسبیلا نے کبھی بھی پھر ریزسٹنس کی پالیسی، وہ جو سیاست ہوتی ہے مزاحمتی سیاست بھی نہیں کی لسبیلا کے لوگوں نے. لیکن لسبیلا کی بھی حالت تو وہی ہے، لسبیلا کو بھی ترقی نہیں ملی. وہ ایک قسم کا صرف پنجاب کا یا مرکز کا ایلیگیشن ہے کہ سردار یا نواب، یہ تو اس جو کے اپنے نواب سردار ہیں سردار نا. آپ کے پاس آتے ہیں انہوں نے کون سی ترقی دی ہے لوگوں کو؟ وہ تو ان سرداروں کی بات کر رہے ہیں کہ جو پاکستان کو مانتے نہیں تھے. یہ تو پاکستان ہی کے فالوورز ہیں. یہ سردار تو پاکستان کے ہی ہیں. ہاں، اس وقت سر پوزیشن یہ اس وقت میں کہتا ہوں کہ بلوچستان میں جتنے بھی سردار ہیں 100% سردار سارے سرکاری. ابھی اس تو وقت ہاں، اگر ابھی اس سرداری. وقت کوئی بھی سردار ایسا نہیں ہے جو مزاحمت کی سیاست کر رہا ہو یا اس مرکز کے خلاف ہو. سارے پاکستان کو مانتے، سارے سیاست پاکستان کا، ابھی تو سارے ایم پی فیک ایم ایل نمائندے، اے فیک سردار، فیک نواب بنا رہے ہیں نا. ابھی تو اب دیکھیں گے کہ کس کس کو وہی سردار. بات ہے. انہیں کے پوتے پانجے نواسے وہی سلسلے چل رہے ہوں گے. ہاں، میں نے کسی سے پوچھا ایک دیر انٹرویو کر رہا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ سردار، میں نے کہا 2 منٹ میں ہم مانتے ہیں کہ سردار ترقی نہیں چاہتے، اوکے 2 منٹ کے لیے مانگتے ہیں کہ نواب خیر بخش تھا، عطاء اللہ تھا، سردار عطاء اللہ مینگر صاحب یا کہ نواب بگٹی صاحب تھے. وہ زیادہ تر تینوں کا نام لے رہے تھے. میں نے کہا اوکے اگر وہ ترقی نہیں چاہتے تو یہ بھی مان لو کہ یہ سردار پاکستان سے پاورفل ہیں. پاکستان ترقی چاہتے ہیں، سردار ترقی دینا نہیں چاہتے. یہ ایک عجیب منطق ہے. تو یہ بھی مان لو کہ سردار پاکستان سے زیادہ طاقتور ہیں. یہ خیر اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں. مگر اس کے علاوہ دوسرے حوالے سے جب میں سائنس کالج کوئٹہ میں پڑھتا تھا، میرے بہت سارے دوست تھے وہاں جو لاسی زبان بولتے تھے مگر ہندو تھے. تو آج بھی ہندوؤں کی اکثریت ہے، تعداد ہے وہاں سر ہندو کی ہندو. ابھی ہندو ہمارا جو لسبیلا کا سیٹ اپ تھا نا، لسبیلا کے سیکٹر میں ہمارا جتنا بھی شہر تھے چھوٹے چھوٹے دیسی ہوں ہیڈ کوارٹر تھے، وہاں پر ایک زمانے تمام کاروبار ہندوؤں کا تھا.
तमाम बिजनेस हिंदू का था, दुकानदार सारे हिंदू होते थे, चाहे लयारी शहर था छोटा सा, या लाखड़ा है, या उत्तल है, या बेला है, यहाँ पर कारोबार सारा हिंदू का था। और हमारे पास एक क्वालिटी रही पूरे तमाम बलूचिस्तान, पूरे बलूचिस्तान में हम बलूचों ने कभी भी पार्टीशन हुआ है यहाँ बाद के मामला से, कभी भी हमारे यहाँ हिंदू को इसलिए तंग नहीं किया गया कि हिंदू है। हिंदू को अपना पार्ट एंड पार्सल समझा गया, उसकी इज्जत की गई, बल्कि उसकी इज्जत उसकी ज़्यादा अपने करते मुसलमान थे। की निस्बत ज्यादा की गई, उसको हाँ ज्यादा उनकी, इज्जत दी गई। हाँ जो यहाँ डेरा भी यही सिलसिला था। इसलिए वो कबायली इलाकों में ज़्यादा रहते थे कि वो ज़्यादातर सेफ थे, और उनकी में उनकी जगह, यानी कि अगर कोई आम दूसरा मुस्लिम बलोच या कोई अगर कबायली हवाले से अगर कोई जुर्म करता तो, या हिंदू के साथ अगर करता तो उसके जुर्म डबल होते थे कि। जी सर। और अब हमने इंस्टीट्यूशन आने के बाद फिर सिंध के हिंदू भी आए हैं, तो सिंध से काफी सर के हिंदू, मुख्तलिफ इलाके के हिंदू यहाँ आए, चलते बिजनेस किए। अभी के नसीराबाद जाफराबाद के साइड के कुछ हमारे हिंदू थे, वो भी यहाँ आए, बलुस्तान के, वो भी हिंदू हैं, यहाँ मौजूद है अब। हिंदुओं के अलावा दूसरे ईसाई दूसरे मज़हब के हैं वहाँ पे? ईसाई सर इससे पहले तो नहीं थे, तो पार्टी के पहले यानी कि आज़ादी से पहले कोई बलूचिस्तान जिसको अदालत रियासत थी, आज़ादी पाकिस्तान बनने के बाद भी वो सब, अब वे क्रिश्चियन है बेचारे, वो दूसरा काम करते हैं कि वो क्रिश्चियन है सब, सवा हम्म। हिंदू के दूसरा मतलब ईसाई है। वो इस पंजाबी स्पीकिंग ईसाई जो होते हैं, मुस्लिम किस्म के जो कारों का काम करते हैं, वो ईसाई है दूसरे मजहब के यहाँ पर न होने के बाद। तो पहले अभी आपने कहा कि इससे पहले जितनी तजारत थी जो हिंदुओं के पास, तो वाकई मैंने उधर जलमक्सी में भी मैंने देखा है कि, और खारान में भी, तो और खुजदार में भी कि वो बिज़नेस मानते और अच्छे अच्छे बिज़नेस करते थे, सबसे बड़े बिज़नेस। आजकल नहीं है क्या उनके हाथ में? आजकल भी हिंदुओं का बिजनेस सिस्टम सही, आजकल दूसरे लोग भी हिंदू, हमारे मतलब दूसरे रसूल कर भाई रहे हैं। आए, दूसरे लोग आए, हमारे अपने लोग भी बिजनेस में आ गए हैं, अपने बलुस्तान के दूसरे लोग, हिंदू का बिजनेस अपनी जगह पर मौजूद है, वो खत्म नहीं हुआ है, उनका अच्छा सिलसिला उसी चल रहा तरह है। है। हाँ, एक दूसरी कम्युनिटी थी जो आजकल हमारे यहाँ नहीं है, हमारे कोस्टल में और उत्तल में, यहाँ पर उनका बिजनेस था, लेकिन वो अब यहाँ नहीं है तकरीबन। वो है इस्माइली कम्युनिटी, जो इस कोस्टल बेल्ट में किस जमाने में बिजनेस करती थी, लेकिन अब वो ना होने के बराबर है। आम कदीम जो, जमाने में रियासती हाँ दौर में थे आगा खानी कम्युनिटी, इस्माइल। आम जो बलूच है वहाँ पे, तो ज़रिए माश क्या है लोगों की? तो दरिया माश यहाँ का कदीम जरिया माश जमींदारी था और माहीगिरी। यहाँ पर अभी तो सारे कबाइल माहीगिरी करते हैं, लेकिन पहले जो कोस्टल बेल्ट के साथ कुछ कबाइल थे, उनका ज्यादा जरिया माश माहीगिरी था और जमींदारी था। लेकिन अब तो सर्विस में भी है, गवर्नमेंट सर्विस है, किराया सर्विस है, अनस्किल्ड जोन बना है, तो वहां पर काम करते हैं लोग, सर्विस करते हैं। कुछ लोग मजदूरी पेशा पेशा है, ये तीन चार बिजनेस कारोबार है, इनसे वापस हिंदुओं का वैसे बलूचिस्तान के साथ खासा ताल्लुक़ रहा है, जो बस उस वक़्त जब 1839 में जब खान कलात पे हमला हुआ, तो उस वक़्त भी जो फाइनेंस मिनिस्टर था दीवान बच्चा मुल, वो भी तो हिंदू था ना, वो भी बलूचिस्तान के लिए लड़ा, बलूचिस्तान के लिए शहीद हो गया उस दौर में भी। और तो सर हिंदुओं का ताल्लुक है कि हिंदुओं की सबसे पुरानी कदीम तरीन एक है इबादत गाह, उसको हम नानी इंगला कहते हैं, वो भी हाँ, लसबेला में वाक़ है। इसी तरह नानी, एक और कदीम इबादत गाह जो आजकल नहीं रही, आजकल हिंदू को इल्म नहीं है, हिंदू नहीं जा रहे, वो औरमा और पसनी के दरमियान एक है, इसको बलोची अफ्तलार कहते हैं, अब इस्तोला तलार, हाँ। अफ्तलार कहते हैं, और लासी में उसको कहते हैं साताड़ो। ये भी कदीम जमाने में, कदीम तरीन हिस्ट्री में अगर जाए तो ये हिंदुओं की एक बहुत बड़ी इबादत गाह थी यहाँ भी। अच्छा, नानी अब इंगला तलार में भी चौधरी है ताब या है मंदिर? हाँ बिल्कुल, ये सब मैंने कामरेड सोबोचंद ज्ञानी थे, सिंध के बहुत बड़े कामरेड थे, तारीखदान थे, लाड़काना में सबसे पुरानी लाइब्रेरी थी, उन्होंने अपने इंटरव्यू में यह चीज वादे की थी। ओह। लेकिन अब उसकी अहमियत नहीं है अब फिलहाल। अच्छा, एक और बात है कि थोड़ा सा आते हैं फिर लोकल हवाले से, कि अक्सर हमने सुना है कि ये शिकायत सुनी है कि बलूचिस्तान के दूसरे इलाके के लोग जैसे खुजदार है, मकरान है, पंजगूर है, दूसरे लासियों को, लासी बोलने वालों को उस तरह कबूल नहीं करते हैं, इसमें सच्चाई क्या है? इसमें सर 100% नहीं कहते, दोनों तरफ से कुछ मसाइल है। कुछ लोग हैं, लिमिटेड लोग हैं, तो उधर वाले भी सारे नहीं, कुछ मुख्तलिफ बंद जैन के लोग हैं, इस तरफ भी है उस तरफ भी है, इस किस्म की चीजें हैं। हालांकि हालात ऐसे हैं कि अभी इनकी आपस में रिश्तेदारियां भी है, एक दूसरे को रिश्ते दिए हैं, आपस में रिश्तेदारियां हैं, सांग बंदियां हैं, रिश्ते दिए हैं लिए हैं,
लेकिन कुछ मामला इस तरफ है उनके, उस तरफ से भी है, कुछ इस तरफ खिलाफियों की तरफ से भी, दोनों तरफ से कुछ इस तरह की और मेंटलिटी। वो 10% तक ही मिलोगे, 5% या 10%। लेकिन उन 5-10% के भी मामला क्या है, वो पर्सनल इंटरेस्ट इंटरेस्ट होती है, यानी कि लोगों की जाति ख्वाहिशात होती है। तो अपनी जाति मामला को बाज़ औक़ात वो पैदा होते हैं तो फिर उसको रीजनल मामला की तक ले जाते, उस तकसीम तक पहुंच जाते, होते अपने जाति खिलाफत होते, वो दोनों तरफ से कुछ मामला थे। हाँ, कुछ इलाके हैं वो 10% लोग जैसे टोटल 100। इसका सर हाँ। ये है कि मैं डिस्ट्रिक्ट लसपला से ताल्लुक रखता था, लेकिन मैं बीएसओ जैसे ऑर्गेनाइजेशन में था, मैं मुख्तलिफ उहदों पर रहा, और मैं मरकज तक रहा, कराची का जनरल सेक्रेटरी। हाँ, कुछ इलाके बलूचिस्तान के ऐसे हैं कि जो हम बात कर रहे थे पहले कि नेशनलिज्म की या नेशनलिस्टी के हवाले से, क्योंकि वहाँ के जो कबाइल एरिया थे, सरदार थे, वो ज़्यादातर पाकिस्तानी थे और पाकिस्तान के फेवर में थे। तो आप जैसे लोग निकले हैं बीएसओ के हवाले से, आप लोगों ने रहनुमाई भी की है, मगर अभी मौजूदा सूरत में एक नया आप समझते हैं कि एक नई लहर है बलूचिस्तान में कॉम्प्रेसी की। तो हर बलोच ख़ुद को बलोच होने पर फ़ख्र करता है और बलोच बलोच परस्त है। अभी आप डीजी खान में देखेंगे कि कोह सुलेमान से लेकर सीस्तान तक अभी सारे उठे हुए हैं, सारे अपनी जदोजहद कर रहे हैं नेशनलिस्टी के हवाले से, मुत्तहद होने के हवाले से। इस हवाले से लसबेला में आम लोगों के तासुरात क्या हैं? सर पहले तो मैं माजी की तरफ रहूंगा। माजी में भी लसपेला अगर 100% नहीं तो पार्लियामेंट जो कॉन्फ्रेंस थे उनके साथ लसपेला की अच्छी खासी वाबस्तगी थी। 70 के इलेक्शन में लसपेला से जो नेशनल असेंबली का मेंबर था, लसपेला मकरान से मीर दोस्त जो जीते थे एज ए नेशनल, और यहाँ की जो सूबाई सीट पर जहाँ गुलाम का वाली रियासत होने के बावजूद नेप के एक आम उम्मीदवार थे, मास्टर मोहम्मद हुसैन भूंजा। 70 में सर उन्होंने 12,000 वोट लिए थे। अगर नेशनलिज्म अगर 100% नहीं था, लेकिन नेशनलिज्म के मानने वाले सिर्फ 30% लोगों पर 30% वोट तो उसने हासिल किए थे उस वक्त 70 में सर। तो बाद में पार्लियामेंट जब इलेक्शन होते रहे, मुख्तलिफ कॉन्ग्रेस पार्टी के लोगों ने उन्होंने वोट हासिल किए। इस वक्त सर ये है कि मौजूदा वक्त में माजी की नस्बत लसबेला की पोजिशन कुछ बेहतर हो रही। अब ये अलग है कि लोग खुलकर नहीं सामने आ रहे, कुछ खौफ, कुछ इंसान की मजबूरियां, कुछ हालात और कुछ वाकयात। लेकिन मौजूदा वक्त में मेरे हिसाब से कुछ ऐसे जो हमारे पहले लासी थे, कुछ ऐसे थे जो अपने को बलूच कहने से खतरा थे, लेकिन कम अज कम अब ये कुछ पोजिशन हो गई कि 90% लोग हम के मेंटलिटी हवाले से, जहनी हवाले से कहते हैं हम बलोच हैं, और वो एक किस्म की हमदर्दी रखते हैं बलूचियत से। अब के उनके अंदर हमदर्दी पैदा हुई है। मौजूदा जो सिचुएशन चलिए 4-5 साल से उसमें बेहतरी की तरफ जा। आपने एक लफ्ज़ यूज़ किया खौफ, कि ये भी है, तो खौफ सरकार से है या सरदार से है? नहीं, यहाँ पर सर सरदारी की अजीब बात है, क्योंकि हमारा लसबेला और मकरान शुरू से आप हिस्ट्री देखें ना, यहाँ पर नेम कबायला समाज था। तख्तगीर हाँ। कबायली समाज हमारे लसबेला में था ना, लसबेला में था नहीं मकरान में। यहाँ पर सरदार नवाब का इतना खौफ नहीं था। यहाँ का अगर यहाँ पर ये जो नवाब जाम था, वो भी स्टेट के जरिए लोगों को चला सकते, अदरवाइज उसका वो चीजें नहीं थी, वो मामला नहीं थे। मतलब वो इसका सख्ती खौफ नहीं करते इसमें थे एक कि? स्टेट का खौफ, मुलाजमत का खौफ। बेचारे हाँ। लोग एक भी मेरी किसी को नौकरी की लालच है, किसी को ठेके की लालच है, किसी को कुछ मिलने की हाँ, लालच है, इंसान को फितरतन लालच का घर है। तो ये मामला है इस किस्म के। ये सारे वही डिस्कनेक्शन की वजह से हुए हैं ना। लोग अब जितना दूर रहेंगे, जो जो इलाके दूसरे इलाकों से जुड़े नहीं हैं, एक तो ये होता है कि फ़र्ज़ करो मकरान में, और मकरान को सलेमान के लोग आज तक नहीं जाते हैं कि ग्वादर के मसले के मसाइल क्या हैं, वहाँ की ज़िंदगी कैसे। अभी तो थोड़ा बहुत सोशल मीडिया के हैं, मगर इस तरह का आना जाना, रिश्तेदारियाँ, सांग बंदी, इस तरह के प्रोग्राम करना, सेमिनार करना, लिटरेरी प्रोग्राम करना, इस तरह के अगर हो जाएं तो तकरीबन तो फिर बात बनेगी ना। तो ये सर एक। लसबेला की अजीब बात, रिश्तेदारियां वो लसबेला के लोग के आवारान के लोगों से रिश्तेदारियां, मकरान में रिश्तेदारियां हैं, उनकी जालावान में रिश्तेदारियां हैं। अच्छा, इस साइड में हैं हैं। रिश्तेदारी, हम्म। हाँ रिश्तेदारियां हैं। अभी बेला जो है, जिसको बेला शहर कहते हैं, सारे जाऊ के लोग, बशके के लोग सदियों से वहां पर आए, जाऊ और बशके से ताल्लुक, उनकी रिश्तेदारियां, मकरान के लोग आए रिश्तेदारियां। हमारी जाम फैमिली हाँ, के हमारे 20 सदी पंजगुर के बीतते भी थे। हैं, बहुत सारे हैं हमारे पंजगुर में जाम भी जहाँ हैं। हमारे जो हुक्मरान फैमिली है, हुक्मरान फैमिली की तीसरी नस्ल से गिचकियों से रिश्तेदारी है, खान से रिश्तेदारी है।
मंगलों से रिश्ता है मैंगलों से भी है ये ना। आप मतलब बोल। हाँ, ये मंगल खान के रिश्तेदार हैं, ये मंगल के रिश्तेदार है, ये नो। बिचकियों के रिश्तेदार है, हमारी जो ना हुक्मरान फैमिली है, इनकी रिश्ता है, सारे बलोच फैमिली, किसी भी गैर बलोच के साथ इनकी रिश्तेदारी नहीं है। सारे बलोच स्पीकिंग जो बलोच है उनके साथ इनकी रिश्तेदारी है। गुज़िश्ता 20 सालों में या 20-25 सालों में लसबेला के लोगों में सियासी और नफसियाती क्या चेंजेस आए हैं, तब्दीलियाँ? तो लसबेला में एक चीज है जो मैं वजाहत करता चल, हमारे बलूचिस्तान के दूसरे जिले भी उनका मैं नाम नहीं लूँ, वहाँ भी ये मामला आते हैं, वो भी वो हालांकि वो बलोच है, वो भी बलोच है। हाँ। हसबेला में मिटली हवाले से एक तो ये लोग थोड़ा कुछ ऐसे बख्शी लोग हैं, मिटली हवाले से अब तक अपने को बलोच, वो लिमिटेड तादाद है मैंने कहा। दूसरा ये है कि बलूचिस्तान यहाँ लसबेला के लोग अगर मिटली हवाले से 100% अपने को बलोच कहे ना, ये भी बहुत बड़ी हमारे लिए कामयाबी होगी। लेकिन जो कुछ पसंद है ना जो दरमियान मामला को खराब करते हैं। दूसरा वो बलोच नेशनलिज्म है ना, उसके जरासीम बलूचिस्तान में तकरीबन आप यूं कह सकते हो बहुत ही कम है, कम रहे, ल- लिमिटेड रहे। वो पार्लियामेंट पॉलिटिक्स के हवाले से कुछ लोग आए लेकिन उन्होंने भी बेहतर अंदाज में उस आगे चीज को आगे नहीं ले जा सके वो भी। तो ख़राब उन्हीं लोगों ने किया। वो पार्लियामानी पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स जिन दोस्तों ने हमारे की थी बी कॉम्पोरेसी के हवाले से, वो भी मामला को आगे नहीं ले सके, उन्होंने अपनी फैमिली तक, घर तक, गुरु पर्सनल इंटरेस्ट तक उन्होंने अपने मामला को रखा हमेशा। तो वजह मामला यही है को ना, आगे नहीं चलना बढ़ा। नाम लोगों का यही है कि पार्लियामेंट पे हावी हो गया, ये खुद को छोड़कर पार्लियामेंट ने ही बिगाड़े सारे काम ना, अक्सर अक्सर ये मामला है। इसी तरह से। और कोई बात रह गई है आप कहना चाहते हैं? तो मैं वो कह रहा था कि एक तरह मुख्तलिफ कबाइल है ना, हम्म। लोग कहते हैं लासी, लासियों में भी लासी वो कबाइल है जो यानी कि हम उसको समझते रहते हैं जो ऊपर पार्टीशन, यानी कि आज़ादी से 48 से पहले रियासत थी लसबेला या खान कलाल की रियासत, जो भी लसबेला में रहते हैं वो सारे लासी है। अच्छा उन अजीब बात है वो उनमें ऐसे भी कबाइल, उन कबाइल की मैंने कुछ जिक्र किए, मैं मजीद भी जो जिक्र करूंगा ना, तो कुछ अभी मैंगल है, मैंगल के लिमिटेड कभी कुछ मैंगल ऐसे हैं जो लसबेला है कदीम लोकल है, भीरवाड़ी कुछ ऐसे हैं जो लसबेला है कदीम लोकल मिलेंगे आपको, गोरगनाड़ी कुछ ऐसे लिमिटेड जो कदीम लोकल है। गोरगेज में वो गोरगेज अलग दूसरी जगह बलोची बोलता है, यहाँ गोरगेज बुरा भी बोलता है कंगाज में, वो कदीम लोकल है यानी कि सदियों से लोकल है। काफी ऐसे कबाइल है, भीरवाड़ी है, बलोच है, दूसरे मुख्तलिफ कबाइल है, लासी भी का कुछ कबाइल ऐसे हैं जो घरों में लासी जबान बोलते हैं, कुछ ऐसे बुराई करते हैं, कुछ ऐसे बलोची करते हैं, लेकिन हैं ये कदीम तरीन कबाइल है सारे, हाँ, इस बहुत सारे सिर्फ जो कि आप लासियों में जोर नहीं की है, कोशिश। दूसरे जैसा कि मेंगल हैं जो नुश्की में है, या मामा सनी है, नहीं सर अब ये भी यहाँ तो पर दो गौर, दो जुबान गौर, बोलते हैं, गौर, बलूची बोलते हैं, वहाँ हाँ, बरावी बोलते हैं। यहाँ भी ऐसा है, यहाँ भी ऐसा ही चीज है।